हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास चल रही है, तो उन्हीं रिवीजन क्लास को आगे बरकरार करते हुए आज आपकी क्लास नंबर 24 है, जिसमें आज हम आपका एक और न्यू टॉपिक दैट इज इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक ही लेक्चर में आपका बजटरी कंट्रोल कंप्लीट किया अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपका आईएफएमएस है, ये भी आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, जिसके रिलेटेड आपको 2 या 3 एमसीक्यू आने के बहुत ज्यादा चांस है। ये इकोनॉमी पार्ट में आ जाता है, थोड़ा सा ड्राइड सब्जेक्ट है, मैं कहूंगा ड्राइड टॉपिक है ये आपका जो जाने वाला है। तो इसको हम 2 लेक्चर्स पे कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। मतलब कि आज के लेक्चर में आपका इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके जो मेन 2 कंपोनेंट्स उसको हम डिस्कस करेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द 2 कंपोनेंट्स है वो हम कल के लेक्चर में उस एमसीक्यू के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बात करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने 23 लेक्चर्स नहीं देखे, ऊपर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट प्रोवाइड है, आप उधर से देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का लेक्चर क्या। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो दैट आईएफएमएस क्या है सर? 4 वर्ड से बना है, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। 4 आपको इधर टर्म्स दिख रही हैं। जी सर, इंडिया का फाइनेंस का हमने मैनेजमेंट करना है, उस सिस्टम को बोलेंगे आईएफएमएस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप सभी को बताइए, थोड़ा सा इकोनॉमी सेक्शन के रिलेटेड आ जाएगा। आपने पता करना है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें जो पैसे का आदान प्रदान हो रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उस सिस्टम के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं, उसमें कौन भागीदार है, कौन कौन उसमें साथ देता है, उनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, उनमें कौन कौन सी मार्केट्स है, और क्या क्या उसमें व्यापार होता है, उन सब के बारे में आ जाता है आईएफएमएस में। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है that the Indian financial management system is one of the most important aspect of economic development of India। अगर आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट चाहते हो, उसके लिए आईएफएमएस का बड़ा मेन रोल अदा करने वाली है, क्योंकि यही बताती है कि आपका रेट रहेगा, यही आपका जितना पैसे का आदान प्रदान है यही करती है। क्योंकि इसमें अभी हम जो मैं आपको कंपोनेंट्स पढ़ाऊंगा ना, तो आपको अपने आप पता चलेगा इसका क्या अपना मेन मकसद है। दिस सिस्टम मैनेजेस द फ्लो ऑफ बिटवीन द पीपल, आगे देखो ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, हाउस होल्ड सेविंग of the country and the one who invested wisely for the betterment of both the parties। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या करता है, आपका फ्लो ऑफ फंड्स में मदद करता है। किन के बीच में? देखो 2 पार्टीज के बीच में। आपने याद रखना है, आपसे पूछा जाता है आईएफएमएस का मेन मकसद क्या है। सर आईएफएमएस का मेन मकसद है आपके जो फंड्स हैं उनका जो फ्लो है 2 पार्टीज, दैट इज एक आपका आता है हाउस होल्ड सेविंग्स और दूसरा आपका आता है इन्वेस्टर्स। इन दोनों के बीच में आपके जो फंड्स का आदान प्रदान है वो सही हो सके। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है, आप पैसा सेव करते हो, पैसा आप बचाते हो। अगर तो आपने पैसा बचा के घर पे रखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। घर पे आप बचा के 100 रुपए रखो तो 100 का 100 ही रहेगा, 100 का 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, लेकिन 100 का 110 नहीं बनेगा। तो उस पर्पस के लिए हम उस सेविंग को क्या करते हैं, आगे कहीं इन्वेस्ट करते हैं। लाइकवाइज योर शेयर्स, जो मोस्ट कॉमनली लोग करते हैं वो क्या करते हैं सर, बैंक में हम एफडीज करा देते हैं। क्यों? कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, घर पे पड़ा वो भी नहीं मिलेगा। तो ये जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उनको, जो बाकी सब है, जो इन्वेस्टर्स आप कह सकते हो आपके बैंक आपका कोई बैंक भी एक तरह से बिजनेसमैन है। ठीक है, वो ये मत सोचो कि हमें फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने बैंक खोले, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक क्या करती है, आपसे पैसा लेती है। ठीक है, बैंक का मेन मकसद देखो, उसका तरीका क्या बिजनेस करने का। वो बैंक वालों के एक्चुअल में पैसा नहीं है, वो क्या करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। आपने क्या किया, सेविंग की हुई है, आपका पैसा लेके वो कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां से वो अच्छी अमाउंट का इंटरेस्ट पाते हैं। जहां से वो इंटरेस्ट पाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट आपको वापस दे देते हैं एज ए एफडी इंटरेस्ट। मतलब उनका भी मेन मकसद, बैंक वालों का भी मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना ही है। आपको सर्विस प्रोवाइड करना मेन मकसद नहीं है उनका मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जाम्पल, आपसे उन्होंने 1 लाख रुपए लिए और 1 लाख उन्होंने बड़ी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि उनके पास लोग ऐसे हैं, दिमागी बंदे हैं, उन्होंने प्रॉपर्ली एनालाइज किया कि मैं इस कंपनी के शेयर्स ले लेता हूं या मैं इधर पैसे इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो उन्होंने 1 लाख को ऐसे इन्वेस्ट करेंगे आगे कि उनका 1 लाख का 1.5 लाख बन जाए, 1 लाख का 1.5 लाख बन जाए। और 1 लाख का जब उन्होंने 1.5 लाख बना लिया, 50,000 उन्होंने कमा लिया, तो 20,000 आपको दे भी देंगे तो उनका क्या जाएगा। ठीक है, तो मतलब बैंक वाले भी एक तरह से इन्वेस्टर का काम करते हैं। तो इनके बीच में ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, दैट यू आर ए हाउस होल्ड सेविंग, आप सेविंग करने वाले हो, और जो बैंक्स वाले हैं वो कौन है, आगे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, इनके बीच में जो फ्लो ऑफ फंड्स रहता है उन 2 पार्टीज के बीच में हम कह सकते हैं दैट इज आईएफएमएस।
आगे लिखा है द फाइनेंशियल सिस्टम एनेबल्स लेंडर्स एंड बॉर्स टू एक्सचेंज फंड, ठीक है, लेंडर्स और बॉर्स को मदद करती है एक्सचेंज करने में फंड। अब मेन जो मैंने इधर हाईलाइट किया है इसको ध्यान से पढ़ना, दैट द फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये तीनों की तीनों चीजें भी हमने नीचे पढ़नी है, ये इसके एक तरह से कंपोनेंट है, इसके एक पार्ट है, हिस्सा है इसका। दैट प्रमोट सेविंग्स बाय चैनलाइजिंग देम टू द मोस्ट एफिशिएंट यूज, ठीक है। अब फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, वो इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का ऐसा एक सेट है, उनका एक ऐसा ग्रुप है जो सेविंग्स को चैनलाइज करने में, सेविंग्स को बनाने में मदद करता है फॉर द एफिशिएंट यूज, ताकि आपकी वो जो सेविंग्स है उसका आपको अच्छा एंड बेस्ट रिजल्ट मिल सके। होप सो आपको क्लियर होगा इतना। द फीचर ऑफ IFMS, ठीक है। अब फीचर क्या आता है, सब कुछ हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एक बार बस थोड़ा अंग्रेजी में लिखा हुआ और कुछ नहीं। बोलता है it plays a vital role in economic development of the country as it encourages both savings and investment। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। अभी टॉप पे मेरे हिसाब से फर्स्ट लाइन ही हमारी ये थी कि मेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेन अदा रोल करने वाला कौन है, दैट इज IFMS, वो मेन अदा करती है इसमें, ठीक है। तो अब देखो पैसे का आदान प्रदान, इकोनॉमी कैसे, अगर आप सेव करोगे इधर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपका सामान बिकेगा, ठीक है। सेविंग होनी चाहिए मेन मकसद, तो वो एक तरह से प्रमोट करती है सेविंग को। जब वो प्रमोट करती है सेविंग को, अपने ऑटोमेटिक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती है। इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग वन सेविंग, तो ये जो आपकी सेविंग्स है इसको कैसे प्रॉपर एलोकेट करना है, कैसे इसको बांटना है, उसमें मदद करती है। इट फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मार्केट, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके हो गए, बैंक्स वगैरह आगे हम पढ़ेंगे, उनको एक्सपैंड करने में, उनको आगे फैलाने में, ठीक है, वो मदद करती है। आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी मदद करती है, उनको आगे एक्सपैंड करने में मदद करती है। प्लेज अ की रोल इन कैपिटल फॉर्मेशन, आपकी जो कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है, कैपिटल इन द सेंस हम कह सकते हैं इसमें कि आपकी जो हमारे शेयर्स है वो बिकेंगे, उससे हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। पैसों की एक तरह से आप कह सकते हो पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट हुआ होगा। इट हेल्प्स फॉर्म अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द वन सेविंग, ठीक है। लिंक आप देख सकते हो कि मेन लिंक आपका किसके बीच में बना रहे हैं, जो एक सेव करने वाला है और एक जो इन्वेस्ट करने वाला है, उनके बीच में एक लिंक बनाने का काम करती है। अब जो इस चैप्टर में मेन रोल अदा करने वाला है, दैट इज इट्स 4 कंपोनेंट्स। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट्स है, तो इन 4 में से आज हम 2 कवर अप कर लेंगे। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये 4 इसके मेन कंपोनेंट है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपका जो 2 मेन बड़े हैं, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों को कवर अप कर लेंगे। तो बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है। जैसे नाम बता रहा है इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करे, जैसे कि आपके इसमें बैंक आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक नाम बता दिया कि हाँ बैंक इसमें आपका आ जाएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द इंटरमीडिएरीज हु फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम बाय मेकिंग इन्वेस्टर एंड बोरोअर्स मीट, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हो एक तरह से मेडिएटर्स है, आपके बीच में इंटरमीडिएट्स है, किनके बीच में, एक अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, एक सेवर है, एक इन्वेस्टर है, उनके बीच में जो एक आप कह सकते हो मिडिल मैन का काम करता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे मोबिलाइज सेविंग ऑफ द सरप्लस यूनिट, वो यूनिट्स, वो लोग जिनके पास एक्सेस में है, जिनके पास सरप्लस में है, एंड एलोकेट देम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड प्रॉमिसिंग अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न, और वो क्या करते हैं, उनको एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एलोकेट करते हैं ताकि उन्हें एक बेटर रेट ऑफ रिटर्न मिले, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बताया, मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक तरह से मिडिल मैन है, मिडिल पर्सन है, किनके बीच में, एक सेवर के बीच में और एक इन्वेस्टर के बीच में। उनके बीच में क्या करता है, उनसे क्या करता है, उनकी सेविंग लेता है, ठीक है। सेवर से क्या करता है, उनसे सेविंग लेता है, फिर जब सेविंग ले लेता है उन्हें एक इन्वेस्टर क्या करता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा देता है ताकि उधर से बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न ले सके। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, द अदर नेम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अदर नेम है द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, बिकॉज दे एक्ट एज ए मिडल between savers by accumulating funds them and borrowing by lending these funds। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टाइप्स क्या, देखो मैं एक बार ना वो दिखाता हूं आपको प्रॉपर्ली इसमें। हाँ, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 2 तरह के हैं, दैट इज
बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग नाम से तो आप बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे, कंपटीटिव एग्जाम स्टार्ट ही बैंकिंग से होता है मेरे हिसाब से। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के बाद आपके आते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नॉन बैंकिंग में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। तो उनके बीच में हम ये कुछ आपके सेक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मतलब कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की दो पार्ट्स है, आप सब पार्ट्स बोल सकते हो, दैट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों को हमने दो दो से माना, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो बात करते हैं सबसे पहले बैंकिंग इंस्टीट्यूशन की। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। द आरबीआई इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो आप सभी को होता है द हेड ऑफ ऑल बैंक्स, द फादर ऑफ ऑल बैंक्स आप कह सकते हो द आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द एपेक्स बैंक दैट ऑर्गेनाइजेस, रन्स, supervises, regulates and develops the monetary system and the financial system of the country। वो क्या करती है, आपके सुपरवाइज करती है, हर एक बैंक को सुपरवाइज करती है, हर एक बैंक को रेगुलेट करती है, और उनके जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको क्या करती है, डेवलप करती है, एंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब मैंने आपको बताया जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो भी हमारे क्या है, वो भी हमारे दो हिस्से है, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो एक प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है, जो प्रॉपरली आप कह सकते हो, जिसको आप कह सकते हो रजिस्टर्ड वे में काम करती है, उनको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड। जो कोई प्रॉपर वे में काम नहीं करती, अनरजिस्टर्ड है, काम चलाऊ है, ठीक है, कोई उसका लॉ के अंदर कोई उसका अपना लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है, उसके अंदर कहीं रजिस्टर नहीं है, उनको हम बोलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप क्या आते हैं, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज आप सभी को होता है, आपका इलाकी देहाती बैंक, जेएनके आपका देहाती बैंक, ठीक है, तो जेएनके ग्रामीण बैंक, ये सब कुछ क्या है, आरआरबीज है। फिर बात करते हैं फॉरेन बैंक, तो ये आपके चार आगे, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फर्स्ट इज योर कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो हम सिंपली बैंक में जाते हैं, फॉर एग्जांपल योर जेएनके बैंक, योर एसबीआई बैंक, योर एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये सब बैंक्स क्या हैं, आपके कमर्शियल बैंक्स। हम इन बैंक्स में जाते हैं, क्यों जाते हैं, इनका मेन मकसद क्या है, आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करना, आपके बैंक अकाउंट प्रोवाइड करना, आपको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट देना विद द मनी पीपल डिपॉजिट इन सच बैंक, ठीक है, ये सब कुछ फैसिलिटी कौन देता है, आपका कमर्शियल बैंक। दूसरा होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव वर्ड से आप सभी को पता है मिलजुल कर रहना। इसमें क्या करते हैं, एक तरह से कीटी पार्टीज जैसे होती है ना, कीटी पार्टीज में क्या करते हैं, आपके कुछ लोग, आपके कुछ फैमिली मेंबर्स, आपके कुछ फ्रेंड्स मिलके एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, वो ही उसी के मेंबर है, वो ही उसके कस्टमर है। तो वैसा ही कोऑपरेटिव बैंक्स का भी हिस्सेदार रहता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में भी क्या रहता है, उसके मेंबर्स ही उसके कस्टमर रहते हैं। हु आर द ओनर्स एंड द कस्टमर ऑफ द बैंक एट द सेम टाइम। मतलब कि 5, 6, 10, 15, 20, 50 जितने मर्जी मेंबर बोलो, वो एक तरह से क्लब अप कर लेते हैं, वो ही पैसा लगाते हैं, वो ही उधर से लोन लेते हैं, हम उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। थर्ड इज योर आरआरबीज। आरआरबी एक्चुअल में आजकल तो हर जगह आप अमीर इंसान भी आरआरबी में जा रहे हैं, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। तो आरआरबीज एक्चुअल में क्या है, द आरआरबी वर सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग द रूरल इकोनॉमी। तो ये मेन रूरल इकोनॉमी के रिलेटेड था, ठीक है, तो रूरल इकोनॉमी के रिलेटेड था। द आरआरबी प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस एंड क्रेडिट टू स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड in the rural areas. The regional rural bank were set up with the view to provide credit facility to weaker section. मेन मकसद क्या है, जैसे आपको नाम बता रहा है, ये रूरल सेक्टर के लिए बना है, ठीक है, ये किसके लिए बना है, रूरल सेक्टर के बना है, उनकी वीकर सेक्शन को, ताकि प्रॉपर प्रोवाइड क्रेडिट सेक्शन दे सके। लेकिन आज के टाइम की अगर बात की जाए तो ये हर जगह है, ठीक है, ये हर एक बंदा असेस करने की कोशिश करता है। तो आरआरबीज में क्या रहेगा आपका, आरआरबीज आपके बैंक कौन से आएंगे, जो उनके मेन मकसद से बनी होती है फॉर वीकर सेक्शन। तो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या कहता है, दैट इज फॉरेन बैंक, ठीक है। फॉरेन बैंक की जो आपने मेन चीज बात याद रखनी है, आपको नाम से ही बता रहा है फॉरेन में। तो अब देखो, जरूरी नहीं होता कि फॉरेन में है तो हाँ इंडिया में नहीं होगा। मेन चीज क्या होती है इस बैंक की, दैट द फॉरेन बैंक्स का जो हेडक्वार्टर होता है वो आपको बाहर कंट्री में मिलेगा, लेकिन उसकी जो ब्रांच है आपको उस कंट्री में मिलेगी। तो दैट इज नोन एज द फॉरेन बैंक। फॉर एग्जाम्पल द बैंक ऑफ साइलोन। द बैंक ऑफ साइलोन इज आर श्रीलंकन बैंक, ठीक है, वो श्रीलंका का उसका हेडक्वार्टर है, उधर आपका श्रीलंका में उसका हेडक्वार्टर है, वो आपको उधर मिलेगा। और हमारा जो बाकी जो उसकी जो ब्रांचेस है वो आपको बाकी कंट्रीज में भी मिलेंगी। तो उसके कारण हम उसको बोलेंगे दैट इट इज ए फॉरेन बैंक। मेन चीज जो आपने याद रखनी है, दैट द फॉरेन बैंक की मेन खास बात यह है, उसकी हेडक्वार्टर आपको उसके होम टाउन में मिलेगा और उसकी जो बाकी ब्रांचेस है आपको दूसरी कंट्रीज में मिलेंगी। तो ये था आपका आज का
दैट इज बैंकिंग सेक्टर में आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बात करते हैं बैंकिंग में ही आपका आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे, एक प्रॉपर रजिस्टर वे में काम नहीं करेंगे, उनके लिए कोई रजिस्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो बात होती है आपके इसमें दो आ जाते हैं, दैट इज इंडिजीनियस एंड द मनी लेंडर्स। ठीक है, एक आपका होता है इंडिजीनियस एंड द मनी लेंडर्स। तो पहले पढ़ते हैं इंडिजीनियस। ठीक है, इंडिजीनियस बैंकर्स कौन है? दैट दे आर द प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल हु ऑपरेट एज बैंक एंड एज सच बोथ receive deposit and given loan. Like bankers, they also financial intermediaries. They should be distinguished professional money lenders whose primary business is not banking and money lending. मतलब कि इंडिजीनियस बैंकर में वो बैंक सेक्टर आप कह सकते हो आ जाएगा जो प्रॉपर रजिस्टर वे में नहीं है, एक प्राइवेट फर्म आप कह सकते हो कि हाँ, आप सभी को पता है कि आपका कोई फ्रेंड ही आप लगा लो। ठीक है, तो एक तरह से उसने अगर बोला कि हाँ मेरे से लोन ले लो, वो एक तरह से बैंक की तरह काम नहीं करता। ठीक है, वो कोई एक प्रोफेशनल मनी लेंडर नहीं है, वो सिंपल आपको मनी लेंड करेगा, उसका मेन मकसद बैंकिंग का नहीं है, वो उसका मेन मकसद क्या है? आपको सिंपली पैसा उधार पे देना। तो उसको हम बोलेंगे इंडिजीनियस बैंकर। ये कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करते हैं, आपको कोई ये एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं पाएंगे, अभी तक इनके लिए कोई रूल नहीं बना, इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि हाँ आपने 15% रेट देना है या 20% रेट देना है, 30% देना है। उनका जितना मन करेगा उनके अकॉर्डिंग वो कितना भी रेट लगा सकते हैं। आगे बात होती है मनी लेंडर। मनी लेंडर डिपेंड इंटायरली टू ऑन देयर वन फंड्स। मनी लेंडर्स में बी रूरल, अर्बन, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल। दे इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स। अब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, हिस्ट्री में पहले क्या होता था, ये जो खेती बाड़ी होती थी, आपकी फार्मिंग होती थी, तो फार्मिंग में क्या होता था, आपको वो जो मनी लेंडर्स होते थे वो फार्मर्स को लूट लेते थे। कैसे? उनको ज्यादा ज्यादा रेट पे टैक्स देके। तो ये उन्हीं मनी लेंडर्स की बात हो रही है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भी बात करते थे। वो क्या करते थे, अपनी लैंड्स को गिरवी रख देते थे। अगर वो बाद में पैसा चुका नहीं पाते थे तो उनके ऊपर वो दबदबा बना देते कि हाँ, उनकी वो लैंड वो क्या कर लेते, हड़प लेते थे। हड़प भी लेते थे और उनकी ग्रेन्स का भी बहुत ज्यादा पार्ट ले लेते। तो हम उनको कहते थे ये दे आर दोज मनी लेंडर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं, दैट इज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अभी हमने ऊपर बैंकिंग पढ़ा, अब बात होती है नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग कौन से हैं? मे बी कैटेगराइज इनटू टू, उनको भी हम दो में डाल रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज वे में और अनऑर्गेनाइज वे में। ऊपर क्या था, अभी तक सिर्फ और सिर्फ पैसा आपने क्या करना है, उधर डिपॉजिट कराना है और या लेंड करना है। अभी तक ऊपर बैंकिंग के काम चल रहे थे। अब बैंकिंग के सिवा भी बाकी काम होते हैं। तो बैंकिंग के सिवा कौन से काम हो गए? सब बैंकिंग के सिवा आपके काम हो गए लाइकवाइज जो शेयर्स, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट सेक्टर्स, आपके हाउसिंग लोन्स वगैरह। ठीक है, दैट कम्स इन द नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। The non-banking institution may be categorized into two, organized and unorganized. आप देख सकते हो ऑर्गेनाइज में क्या आ जाएगा, जो ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं। लाइकवाइज जो आईडीबीटी मतलब डेवलपमेंट बैंक है, ये आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईआईबीआई, आईआरडीसी, इन सभी का काम बैंकिंग की तरह नहीं है। बैंकिंग में क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं फिर डिपॉजिट, लेकिन इनका एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। ये भी आपको पैसा ही देते हैं, लेकिन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लेकिन फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डेवलपमेंट बैंक्स इसमें पहला पार्ट आता है। ठीक है, अब डेवलपमेंट बैंक्स आप देखते हो, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एट द स्टेट लेवल, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज नाबार्ड। डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ऑल्सो टेक अप प्रमोशनल एक्टिविटीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जो डेवलपमेंट बैंक्स है, ये आपको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे और प्रोमोशनल एक्टिविटीज में भी काम करेंगे, आपको प्रमोट भी करेंगे, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है आपके कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आप इसमें घुसा सकते हो, लाइकवाइज एलटीटी, म्यूचुअल फंड्स में आपका एलआईसी। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके क्या जाएंगे, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। फिर आप देख सकते हो इसमें आपका डिफरेंट आप देख सकते हो, आपकी हायर परचेज वाली कंपनीज। हायर परचेज क्या होता है, एक तरह से मतलब कि अगर आप ईएमआईज पे कोई लेते हो तो वो भी एक तरह से हायर परचेज ही आप कह सकते हो। आप क्या करते हो, उसे कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देते हो। कोई मशीन आपने ले लिया, आपके पास प्रॉपर अमाउंट नहीं है, आप उसे क्या करते हो, हायर परचेज कर लेते हो। आप प्रॉपर्ली उसे इंस्टॉलमेंट से उसकी पेमेंट करते हो। कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज में आता है, लीजिंग कंपनीज में आता है, इसमें आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपने टीवी में देखा होगा, अपना क्रेडिट पॉइंट जानिए, तो वो भी हम वो जो कंपनीज हैं वो भी आप कह सकते हो क्रेडिट रेटिंग कंपनी भी इसमें आ जाती हैं। मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज इसमें आ जाती हैं। तो ये सब कुछ आपके किसमें आता है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अनऑर्गेनाइज वे में कौन सा आ गया, आप देख सकते हो कि जो ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करें, इसमें भी वही चीज आ जाएगी, बस फर्क क्या है, वो अनऑर्गेनाइज वे में काम करती है।
तो इधर ही हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खत्म होता है। होप सो, मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा ड्राई है, लेकिन जो मेन चीज़ थी आपने वही चीज़ समझनी है, आपने याद रखना है। आपको मेन चीज़ इसमें क्वेश्चन आ सकता है, कमर्शियल बैंक के रिलेटेड आ सकता है, कोऑपरेटिव बैंक के रिलेटेड आ सकता है, आरआरबी के रिलेटेड आ सकता है, फॉरेन बैंक के रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, अब आपका क्या टास्क रहेगा, आपने इस लेक्चर के बाद, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी हमने अपने जो आपके है फाइनेंशियल जो सेकंड कंपोनेंट दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, उससे भी हमने अभी आज के लेक्चर में कवर अप करना है। आपका मेन जो टास्क रहेगा, आपने क्या करना है, एमसीक्यू लगाने आज ऑन द कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक। इन दोनों के ऊपर एमसीक्यू आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे, तो इन दोनों को आप प्रॉपर्ली इसके ऊपर एमसीक्यू कर लीजिए। आपने क्या गूगल पे सर्च करना है एमसीक्यू ऑन द कमर्शियल बैंक्स या एमसीक्यू ऑन द कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके ऊपर आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर ले। तो आगे अब हम बात करते हैं दैट इज योर फाइनेंशियल मार्केट। ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है एज कम्पेयर टू द अबव वन। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है? अब मार्केट वर्ड आप सभी को होता है, मार्केट क्या है? सब मार्केट वो जगह है जहां पे बायर एंड सेलर मीट करते हैं, जहां पे बायर एंड सेलर मीट करते हैं। इधर मैंने वही लिखा है दैट द बायर एंड सेलर इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड पार्टिसिपेट in the trading of money, bonds, shares and other assets is called a financial market. These organized markets can be further classified into two. They are capital market and money market. अब फाइनेंशियल मार्केट को भी हमने दो हिस्सों में बांट दिया, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। जैसे हमने अकाउंटेंसी में स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो वैसा ही ये कैपिटल मार्केट है और मनी मार्केट है। कैपिटल मार्केट में वो मार्केट रहेगी जिसमें हम ट्रेड करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स का जो ज्यादा पीरियड के लिए होती है, जो ज्यादा पीरियड के लिए होती है। तो कैपिटल मार्केट आप पढ़ सकते हो, द कैपिटल मार्केट इज ए मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट विच हैव ए लॉन्ग और इनडेफिनेट पीरियड, जिनका टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग होता है। इसमें देखो मार्केट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होना है, कौन सी चीज होनी है, ये एसेट्स। कैपिटल मार्केट में वो एसेट बिकेंगे जिनका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, जिनका टाइम पीरियड मेच्योरिटी का 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल या अनलिमिटेड भी आप कह सकते हो, उनमें वो उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, तो कैपिटल मार्केट को भी 3 में बांट दिया। आपको अभी हंसी आ रही होगी सर आप कितने हिस्से बांटते जा रहे हो, इनको सब डिवाइड करते जा रहे हो, तो आप देख सकते हो आगे इसके बड़े ज्यादा पार्ट्स हैं। तो इसके 3 पार्ट्स क्या है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, एज द वेरी नेम सप्लाइज इट इज द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी नेमली। ठीक है, मतलब कि अब आप सभी को आजकल का जो यंग ट्रेंड चल रहा है, मैं कहूंगा आजकल लोग शेयर्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए, हम प्रॉपर्ली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए अगर इसके आपको प्रॉपर नॉलेज है। नो डाउट इसमें रिस्क रहता है लेकिन फायदा भी बड़ा रहता है। तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट एज द नेम्स इंप्लाइज, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वो मार्केट है जहां पे आपके इंडस्ट्रियल की सिक्योरिटीज बिकती है। आपको मैं बता दूं, आपकी एक कंपनी है, बात करते हैं जियो कंपनी। क्या जियो कंपनी अंबानी की है? नहीं जनाब, अंबानी की पूरी कंपनी नहीं है। बस क्या होगा, अंबानी का उसमें शेयर कितना होगा, 50% से ज्यादा। अंबानी का शेयर उसमें कितना होगा, 50% से ज्यादा। अब उसके बाकी लोग भी मालिक हैं जिन्होंने उसके क्या किए, शेयर्स खरीदे। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जियो में 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी, तो जियो वाले क्या कर देंगे, 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल उनके पास नहीं है, वो क्या कर देंगे, अपने शेयर्स इशू कर देंगे। वो अपनी स्कीम बताएंगे कि हमारा ऐसा ऐसा स्कीम है, हमने आगे ऐसा ऐसा करना है, इसलिए हम इसके लिए फंड चाहते हैं। लोग क्या करेंगे, उसकी स्कीम पढ़ेंगे, वो क्या कर देंगे, 1 करोड़ मार्केट को बता देंगे कि हमने शेयर्स इशू कर दिए, आईपीओ में शो कर देंगे। 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक शेयर का हिस्सा रखा 100 रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 1 लाख शेयर। मतलब वो कितने शेयर्स बेचे हैं, 1 लाख शेयर बेचे हैं। अगर आप एक शेयर उसका लेना चाहते हो तो 100 रुपए का, अगर आपने 2 शेयर लेने तो 200 रुपए, 3 शेयर लेने तो 300 रुपए, 4 शेयर लेने तो 400 रुपए, 10 शेयर लेने तो 1000 रुपए। इस हिसाब से ये होता है। मतलब कि उन्होंने बता दिया कि मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपया और मैं इशू कर रहा हूं अपना 1 लाख शेयर, ईच एट रेट ऑफ ₹100। अब जिस बंदे का मन होगा वो 1 शेयर भी लेगा, जिस बंदे का मन होगा वो 10,000 शेयर भी लेगा, जिस बंदे का मन होगा वो 20,000 शेयर भी लेगा, जिस बंदे का मन होगा वो 50,000 शेयर भी लेगा, सिर्फ और सिर्फ इंटू 100 करके। ठीक है, तो ये जो शेयर्स होते हैं इनको बोलते हैं 2 तरह के, दैट इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इधर से क्या हुआ, कंपनी के पास पैसा भी आ गया
और जो सेवर था, जिसने सेविंग की थी, उसने पैसा लगा भी दिया अपना, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है इधर। आपको मैं इनमें थोड़ा छोटा बहुत आपको डिफरेंस बताता हूं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, एक तरह से ये रियल ओनर्स होते हैं। जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ये आपके रियल ओनर्स नहीं होते। एक्चुअल में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट मिलता है अगर आपको प्रॉफिट हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट नहीं मिलता, ये हाई रिस्क टेकर है। इनको जितना पैसा एंड में बचेगा, ये सारा का सारा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अगर कम बचेगा तो कम मिलेगा, ज्यादा बचेगा तो ज्यादा मिलेगा। तो ये इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हाई रिस्क टेकर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट फिक्स होता है, उनको पहले ही बता दिया जाता है। अगर हमें मुनाफा होता है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम आपको 10% देंगे या 7% देंगे या 12% देंगे, वो उन्हें पहले ही बता दिया जाता है। ये फर्क है। बाकी ये दोनों शेयर्स ही हैं, वो आप पे डिपेंड होता है कि आपने इक्विटी शेयर्स लेना है कि प्रेफरेंस शेयर लेना है। थर्ड आइटम आती है डिबेंचर्स। डिबेंचर इज जस्ट लाइक ए लोन। डिबेंचर लोन है। एक्चुअल में क्या होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस पे आपको मुनाफा तभी मिलेगा अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन डिबेंचर में अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, आपको लॉस भी होता है आपकी कंपनी को, तब भी आपने प्रॉफिट, आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलना ही मिलना है। बिकॉज डिबेंचर इज ए लोन फॉर ए कंपनी। डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है, लोन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इंडस्ट्री के 3 सिक्योरिटीज इधर बिकती है। अब बात होती है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट भी दो तरह की है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी में क्या होता है, जब नए शेयर इश्यू किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको रिलायंस कंपनी, जो जियो कंपनी है, उन्हें 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेंगे, 1 करोड़ रुपया मार्केट में इश्यू कर देंगे कि हाँ जनाब हमें 1 करोड़ रुपया चाहिए, हमारी ये स्ट्रेटेजी है, आप देख सकते हो, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो दैट इज इन प्राइमरी मार्केट। लेकिन अब आपको पता है, आपने बड़े ज्यादा ऐप डाउनलोड किए होंगे, वजीर एक्स ऐप और भी बड़े कॉइन डीसी एक्स, बड़े 5-6 बड़े ऐप्स हैं, ठीक है, जो शेयर मार्केट के माने जाते हैं। तो कुछ क्या आप नाम लिख सकते हो जो अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप बताइए आप कौन से ऐप में इन्वेस्ट करते हैं। तो बात होती है सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर्स बिकते हैं सेकंड हैंड। सेकेंडरी मार्केट में कौन से बिकेंगे, सेकंड हैंड। फॉर एग्जांपल, मेरे पास जियो कंपनी के 20 शेयर पड़े हैं, लेकिन मुझे पैसों की अब जरूरत है, तो मैं क्या कर दूंगा, इन 20 शेयर को बेच दूंगा मार्केट में। तो वो कौन सी मार्केट में बिकेंगे, सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि इधर कौन से बिकते हैं, सेकंड हैंड। लेकिन जो फर्स्ट टाइम इशू होते हैं, इधर मैंने लिखा भी है फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इशू होते हैं वो हम कहां पे इशू करते हैं, प्राइमरी मार्केट में। जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी थी, जियो कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, जियो कंपनी कहती है मुझे पैसे चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो अपने शेयर्स इश्यू कर देगी, वो दुनिया में फैला देगी कि मुझे पैसे चाहिए, आप हमारे शेयर्स खरीदिए एंड सो ऑन। तो वो हम काम पे करेंगे प्राइमरी मार्केट। होप सो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बारे में पता चल गया होगा। मेन चीज आपने याद रखना है, सेकेंडरी मार्केट में आपका सेकेंड हैंड बिकते हैं। अब इसमें आपका स्टॉक एक्सचेंज आता है, द मोस्ट एंड द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज फाउंडेड इन, कौन से ईयर में इंडिया में फाउंड की गई थी। क्या होता है, आपको एमसीक्यू ये आ जाए आपके एग्जाम में, उधर से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। गारंटी देता हूं आपको इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस है। जो मैं आपको बताता हूं, आपको टास्क देता हूं, एक बार वो कंप्लीट कर लिया जी। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़े थे दैट देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में क्या हो जाएगा, इसमें गवर्नमेंट की मार्केट, गवर्नमेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो सेल होगी। अब आप सभी को होता है गवर्नमेंट का काम है भाई, तो इसमें रिस्क तो थोड़ा कम ही होगा, इस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट की तो कितनी सिक्योरिटीज बची नहीं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट होती जा रही है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आगे बेचती जा रही है। तो गवर्नमेंट के शेयर्स हम कौन से बेचे, क्या हम रेलवे के शेयर्स बेचे, आने वाले टाइम में वो भी बिकेंगे। एयरवेज बिक गया है, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ ही एयरवेज बचे हैं, सब कुछ ही मतलब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। तो वो कैसे प्राइवेटाइज कर रही है, अपने शेयर्स के थ्रू प्राइवेटाइज कर रही है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का दूसरा नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ये पूछा गया है बड़ी बार एग्जाम्स में, नेशनल लेवल एग्जाम में पूछा गया है, दैट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट, बिकॉज दे आर लेस रिस्क टेकिंग, ठीक है, इसमें रिस्क बहुत कम रहता है। Where government securities are traded in India, there are many kinds of government securities.
लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आप देख सकते हो, ठीक है, आप पढ़ सकते हो इनके नाम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ जो मैंने आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दी है। आगे बात होती है मनी मार्केट की, ठीक है। इसमें जो थर्ड कंपोनेंट थी वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट इज योर लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। इसमें सिंपली लोन मार्केट लॉन्ग टर्म बिकेंगी, सेल अप होंगी। तो बात करते हैं, हमने अभी तक ऊपर कैपिटल मार्केट पढ़ लिया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है दैट इज मनी मार्केट। मैंने आपको बताया कैपिटल मार्केट क्या था सर, कैपिटल मार्केट ये था जिसमें लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स बिकते थे, लॉन्ग टर्म एसेट्स बिकते थे, सेल अप होते थे। लेकिन मनी मार्केट वो है जिसमें आपके वो एसेट्स बिकते हैं जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है। फर्क है सिंपल, 1 साल से ज्यादा होगा तो कैपिटल मार्केट, 1 साल से कम होगा तो मनी मार्केट। इसमें शॉर्ट टर्म फंड्स आते हैं। द मनी मार्केट इज सबडिवाइडेड इनटू 4, दैट इज कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल एंड शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। अब कॉल मनी क्या होता है ये आपको इकोनॉमी में अभी आपने पढ़ा होगा, तो इधर मैं एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। तो कॉल मनी क्या होता है, द इज ए मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन से 1 day to 14 days। ध्यान से सुनना, अभी जो मैं चीज बताने वाला हूं आपके मन में आ रहा होगा सर कॉल मनी तो 1 दिन के लिए होता है। हाँ, 1 दिन के लिए ही होता है, लेकिन वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कहीं कहीं आपको 1 से 14 दिन भी मिलेंगे, ठीक है। एक कॉल मनी को इन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया होता है, एक नोटिस मनी होता है, एक कॉल मनी होता है। अगर नोटिस मनी बोला जाए तो नोटिस मनी 1 to 14 days होता है, कॉल मनी 1 दिन के लिए होता है। लेकिन कॉल मनी कभी कभार हम एज ए होल पढ़ते हैं, याद रखना। अगर उधर 1 day होगा तो मोस्ट स्पेसिफिकली हम कॉल मनी को 1 day करेंगे, अगर उधर 1 to 14 होगा तो 1 to 14 कर लेंगे, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो 1 को चुनना आप। नोटिस मनी आपको किसी किसी बुक में मिलता है और नोटिस मनी किसी किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो नोटिस मनी एक्चुअल में होता है 1 day to 14 days। दे आर हाईली लिक्विड, ये हाईली लिक्विड है। देखो 14 दिन में ही पैसे में तब्दील हो जाएंगे, 14 दिन में ही आपने पैसे दिए, 14 दिन का जो इंटरेस्ट मिलता होगा वो आपको मिल जाएगा। तो हम इसे क्या कहेंगे, दे आर हाईली लिक्विड। द लोन्स आर रीपेएबल ऑन द डिमांड एट द ऑप्शन ऑफ ईदर द लेंडर ऑफ द बोरर। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस मार्केट इज दैट द इंटरेस्ट रेट वेरीज फ्रॉम डे टू डे, और इसका दिन बर दिन इसका रेट बदलता रहता है, कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा, मतलब आधे घंटे बाद आपका रेट बदल जाएगा। और टू और, सेंटर टू सेंटर, इट इज सेंसिटिव टू चेंजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कॉल लोन्स। आगे अगला आता है कमर्शियल बिल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट क्या, इट इज अ मार्केट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज अराइजिंग आउट। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सेल अप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बायर से, ठीक है, एक मेरा बायर था, उसने मुझे अपना बिल दे दिया कि जनाब 3 महीने के बाद इसे अपने अकाउंट से निकाल लेना, ठीक है, बिल लगाना और पैसे ले लेना, ठीक है। उसने ये चीज बोली थी। अब मैं क्या कर सकता हूं, उस बिल को आगे बेच सकता हूं, ठीक है ना। अभी 3 महीने का समय है। अब मैंने किसी से सामान लेना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपने जिससे मैं बाय करता था मैंने उसको दे दिया, ये लो सर आप ये बिल रख लीजिए, मुझे किसी से पेमेंट आनी थी, अब आप ही इसकी पेमेंट ले लेना। तो वो हम उसको बोलेंगे कमर्शियल बिल मार्केट, ठीक है। तो कमर्शियल बिल मार्केट इज ए मार्केट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज अराइजिंग आउट ऑफ जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन। इन द केस ऑफ क्रेडिट सेल, द सेलर may draw a bill of exchange on the buyer. The buyer accepts such a bill, promising to pay at a later date. The seller need not to wait until the due date. Instead, he can get immediate payment by discounting the bill. एक जो मैंने आपको तरीका बताया वो भी है, एक तरीका ये भी है कि वो बैंक में जाके उससे पहले ही डिस्काउंट करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पेमेंट थी वो 10,000 की, मेरी पेमेंट क्या थी वो 10,000 की थी। मैं बैंक में जाऊंगा, सर मुझे अभी इसके पैसे चाहिए, तो बैंक क्या करेगी, बैंक उसके कुछ अमाउंट काट लेगी, कुछ परसेंटेज उसका काट लेगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 9900 दे देगी और 100 रुपीज मेरी फी कट हो जाएगी और वो 100 रुपये बैंक का मुनाफा है, ठीक है। तो 9900 एक तरह से मैंने बिल ऑफ डिस्काउंटिंग करा लिया बिल को, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ट्रेजरी बिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट टर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, इट इज ए प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय ए गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट इशू करती है। इट इज हाईली लिक्विड, ये हाईली लिक्विड है बिकॉज इट्स रीपेमेंट इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट इसको गारंटी करती है कि हमने इसकी पेमेंट करनी है, गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो ये कम रिस्की होता है। ये नहीं है कि इसका आपको अमाउंट मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी आपका रहता है। ये आपका प्रॉमिसरी नोट है, ये आपके फीचर्स है, इसका याद रखना, क्योंकि आपको एमसीक्यू इसमें पूछा जा सकता है कि आपके जो ट्रेजरी बिल है उसके मेन फीचर्स क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट फीचर ऑफ ए ट्रेजरी बिल। इस तरह का मैंने अपना मॉक 3 में डाला था
क्वेश्चन आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो कि हमने कैसे मॉक टेस्ट आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। ऊपर मैंने आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट बता दी है। आगे बात करते हैं शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। तो शॉर्ट टर्म लोन मार्केट क्या है? इट इज ए मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन टू कॉर्पोरेट कस्टमर फॉर मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल मार्केट। कमर्शियल बैंक्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। तो शॉर्ट टर्म लोन मार्केट में कौन कौन सा आ जाएगा? ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बताया था ना क्या होता है ओवरड्राफ्ट। सर ओवरड्राफ्ट वो है, वो उन कंपनी को दिया जाता है जो जिनकी इमेज, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, जिन्हें बैंक को पता है कि हाँ ये टाइम पे पैसा रिटर्न कर देंगे, वो एक्सेस में अमाउंट उनका चेक भी पास ऑन कर दे। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 100 रुपए पड़ा है, लेकिन मैंने 150 रुपए का चेक काटा, तो मेरे अकाउंट से 150 रुपए का भी चेक पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी इमेज बड़ी अच्छी है, बैंक वाले जानते हैं कि इसके अमाउंट वापस आ जाएगा। तो डेट इज यार ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट हम कह सकते हैं। तो ये सब कुछ किसमें आ जाएगा? शॉर्ट टर्म मार्केट। तो अभी तक हमने फाइनेंशियल मार्केट में क्या पढ़ा, आप एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। दैट द फाइनेंशियल मार्केट इज सबडिवाइडेड इनटू टू, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म। और ये हमने शॉर्ट टर्म में पढ़ा, दैट इज कॉल मनी, दैट इज फॉर 1 डे, एंड नोटिस मनी आपका 14 दिन के लिए होता है। कमर्शियल बिल मार्केट हमने पढ़ा, ट्रेजरी बिल मार्केट पढ़ा जो गवर्नमेंट इशू करती है, ये एक तरह से प्रॉमिसरी नोट है आप कह सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट वन इज जो शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। फिर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में आपका आ गया प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में आपके जो फर्स्ट हैंड आपके होते हैं वो सेल आउट होते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में आपके सेकंड हैंड शेयर सेल आउट होते हैं। होप सो आपको इतना समझ आ चुका होगा। तो आज हमने इधर ये अपना पढ़ लिया। कल के लेक्चर में हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज पढ़ेंगे, उसके एमसीक्यू लाएंगे, क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक है। कल के ही लेक्चर में हम इसके टॉप 20 एमसीक्यू जितने भी है वो भी हम कवर अप कर लेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। नो डाउट थोड़ा सा ड्राई था, कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं आया, कुछ ज्यादा हंसी मजाक नहीं हुआ आज के लेक्चर में, मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा मजा नहीं आया। तो गाइज यही था मेन मकसद आज का लेक्चर का, आप तक हर एक चीज पहुंचाई जा रही है। आपने सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। रात को 10 बजे आपको ये लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, उस लेक्चर को देखना है, बाद में उसके एमसीक्यू आपने लगाने हैं। हमारे गूगल पे आप प्रॉपर्ली सर्च कीजिए, अपने इसके जो आपने एमसीक्यू टॉपिक देखा उसके रिलेटेड एमसीक्यू सर्च कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज IG classes 1 पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई दे सकूं। तो गाइस आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा और शुभ रात्रि।